Hello, my dear friends. Welcome to you, all of you, in new topic, वैदिक सिविलाइजेशन। तो आपका जो है बहुत बहुत स्वागत है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, माय फ्रेंड्स, दोस्तों। आज हम लोग जो है एक नया लूसेंट सीरीज जो चला रहे हैं, लूसेंट सीरीज का एक नया चैप्टर यूनिट 4 पढ़ने जा रहे हैं, यूनिट नंबर 4 पढ़ने जा रहे हैं। इसके पहले हम लोगों ने 3 यूनिट को पढ़ चुके हैं और अब ये चौथा यूनिट प्रारंभ होने वाला है। यदि इतिहास के दृष्टिकोण से हम आपको बताएं तो प्राग ऐतिहासिक काल पढ़ चुके हैं, आद्य ऐतिहासिक काल में प्रवेश किए हुए हैं। आद्य ऐतिहासिक काल को 2 भागों में बांटा गया। सिंधु घाटी सभ्यता, उसको हम लोग पढ़ लिए हैं। और अब आद्य ऐतिहासिक काल का आखिरी टॉपिक जो है वैदिक साहित्य यानी वैदिक सभ्यता, इसको हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। वैदिक सभ्यता को पढ़ने जा रहे हैं और इसको पढ़ना इसीलिए अनिवार्य है क्योंकि वैदिक सभ्यता से जो संबंधित प्रश्न हैं वो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं और बहुत ही आसान सा प्रश्न इससे रहता है। यदि एक बार इसका समझदारी आपको विकसित हो गया, यदि एक बार इसकी अवधारणा, आपके कॉन्सेप्ट आपके माइंड में बैठ गया, तो आप जो है अच्छी तरह से जो है क्वेश्चन को बना पाइएगा। वैदिक सभ्यता में हम लोग जब पढ़ेंगे तो इससे संबंधित जो वेद के बारे में जानकारियां हैं, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि थोड़ा शॉर्ट लिस्टेड करके दिया जाएगा क्योंकि वेद पर ऑलरेडी टॉपिक जो है हम पहले जो फर्स्ट चैप्टर में पढ़े हैं वो बना चुके हैं। यदि आप लोग नहीं पढ़े हैं तो इससे पहले वाला वीडियो जो मेरा है वेद से रिलेटेड, ऋग्वेद यजुर्वेद से रिलेटेड, उसको आप प्लेलिस्ट में जाके निकाल के आप देख के समझ सकते हैं। इसके अलावा यदि इसके पहले वाला वैदिक सभ्यता से जस्ट पहले जो भारत की सभ्यता थी, सिंधु घाटी सभ्यता, यदि इसको आपको पढ़ना है तो बहुत ही सुंदर ढंग से सारे क्वेश्चन को, सारे लगभग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का ध्यान रखते हुए मैंने सिंधु घाटी सभ्यता का वीडियो का 6 वीडियो का सीरीज बनाया है। उसको यदि आप देख लेते हैं तो सारे प्रश्न आप जो है परीक्षाओं में हल कर सकते हैं। चाहे आप बिहार पुलिस के परीक्षा दे रहे हो अथवा आप सचिवालय का दे रहे हो या बीपीएससी का पीटी निकालना हो या फिर और छोटे मोटे जो एग्जाम है, दरोगा का एग्जाम या फिर और भी जो परीक्षाएं हैं जनरल कंपटीशन से संबंधित, उसमें आपको काफी मददगार साबित होगा हमारा वो वीडियो वाला सीरीज। तो अब हम लोग जो है अगला जो यहाँ पर टॉपिक पढ़ते हैं वो है वैदिक सभ्यता। तो वैदिक सभ्यता के बारे में सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि वैदिक सभ्यता जो है, ये वैदिक सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक काल में हम लोग आखिरकार क्यों पढ़ते हैं। क्योंकि आद्य ऐतिहासिक काल में तो मैंने पहले बताया कि ऐसे चीजों को पढ़ा जाता है जिसका लिखित प्रमाण नहीं है, तो फिर भाई इसको क्यों पढ़ते हैं। इसमें तो आप कहिएगा कि सर वेद है, वेद लिखा हुआ है, वेद, ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद या फिर जितने भी ग्रंथ, पुराण, महापुराण, सब लिखित प्रमाण है, तो फिर हम इसको आद्य ऐतिहासिक काल में क्यों पढ़ते हैं। तो मैंने पहले ही इसका डिस्क्रिप्ट करके आपको बताया है कि आद्य ऐतिहासिक का मतलब है आधा इतिहास, यानी इसका आधा आधा चीज लिखा हुआ, यानी कि चीज मिला है। लेकिन इसमें जो सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि मिली, जो उसमें भाषा लिखा हुआ है, उसको तो एक्चुअली हम लोग सिर्फ देख पाते हैं, पढ़ ही नहीं पाते हैं। तो स्वाभाविक सी बात है, ये तो पूर्ण रूपेण आद्य ऐतिहासिक काल में आ गई। अब भाई वैदिक सभ्यता क्यों आ गई आद्य ऐतिहासिक काल के कैटेगरी के अंदर, आखिरकार इसका क्या रहस्य है। तो मेरे स्टूडेंट्स, इसका मेन रहस्य यही है कि वैदिक सभ्यता के अंदर जितने भी हम लोग ग्रंथ को पढ़ते हैं, जैसे वेद, ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद या फिर अन्य ग्रंथों को जो पढ़ते हैं, उन सारी
जो उन सारा ग्रंथ को की जो रचना की गई है ना, वो वैदिक, एक्चुअल में वैदिक काल के बाद, समझिए, अंतिम दौर में किया गया। यानी वैदिक सभ्यता को हम दो भाग में बांटकर जो पढ़ते हैं, उसमें से उत्तर वैदिक काल का जो पीरियड है 1000 से 600 ईसा पूर्व का, तो 600 ईसा पूर्व के लगभग में जो है हमको वेद का लिखित प्रमाण मिला। और यही कारण है कि चूंकि इसके पहले 600 ईसा पूर्व के पहले तक जो है वो सिर्फ वेदों का जो प्रमाण था वो मौखिक रूप से आख्यान के रूप में बोले जाते थे। आपको पहले ही बता दिए हैं कि वेद को श्रुति भी कहा गया है। श्रुति का अर्थ होता है सुनकर प्राप्त ज्ञान। यानी वेद जो वैदिक सभ्यता की जानकारी आखिरकार मिलती कहाँ से है, तो वैदिक सभ्यता की जो जानकारी मिलती है वो वेद से मिलती है। आपको पता है कि वैदिक सभ्यता की जानकारी मिलती है वेद से। अब वेद से जानकारी मिलती है तो मान लिया जाए कि वेद जो है ये लिखा कब गया, ये 600 ईसा पूर्व के लगभग में लिखा गया। तो इसके पहले क्या वेद नहीं था? ऐसी बात नहीं है, इसके पहले वेद था। इसके पहले वेद था लेकिन लिखा हुआ नहीं था, लिखा हुआ नहीं था। वो आख्यान के रूप में सुना सुनाया, पीढ़ी दर पीढ़ी, एक पीढ़ी दूसरे को कथा के रूप में सुनाता था मौखिक रूप से, और दूसरा फिर अगली पीढ़ी को ट्रांसफर करता था कथा के रूप में। और इसी प्रकार से सुन आगे, यानी हमारे दादा सुनाए पिताजी को, पिताजी सुनाए हमको, हम सुनाए अपने वंशज को। इसी प्रकार से ये जो ज्ञान है, पवित्र ज्ञान है, ये आगे बढ़ता चला गया। और लास्ट में अंतिम दौर जब वैदिक सभ्यता का आता है तो उस समय इसको संकलित कर लिया जाता है, महर्षि वेद व्यास के द्वारा संकलित कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से जो है हम ये कह सकते हैं कि पूरी वैदिक सभ्यता के पीरियड में लिखित प्रमाण नहीं था, साहित्यिक प्रमाण नहीं था, बल्कि सिर्फ कही कहाई बातें थी। जैसे लोक कथाएं चलती है, कही कहाई बातें थी। इसी कारण से जो है हम इसको आद्य ऐतिहासिक के अंतर्गत रखते हैं। दूसरा, इस काल का पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त हुआ है। यानी पुरातात्विक साक्ष्य के आप बोलेंगे जानकारी वैदिक सभ्यता की किस आधार पर मिलती है, तो वैदिक सभ्यता की जो जानकारी है वो मुख्य रूप से दो तरह से प्राप्त होता है। एक तो होता है पुरातात्विक साक्ष्य के स्रोत से, और दूसरा साहित्यिक स्रोत से। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि वैदिक सभ्यता का शुरुआत आखिरकार होता कब है। तो देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको इससे पहले मैंने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन दिया। सिंधु घाटी सभ्यता, जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता थी 2500 ईसा पूर्व से लेके 1750 तक, या अन्य काल जो भी माने जाते हैं, जो मैंने आपको बता दिया है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जब विनाश हो जाता है, चाहे वो जिस कारण से हो, बाढ़ के कारण से हो, या आर्यों के आगमन के कारण से हो, या बाह्य आक्रमण के कारण से, तो इस चैप्टर के आधार पर हम थोड़ा सा मान के ये चलते हैं कि आर्य आए तब सिंधु घाटी सभ्यता का विनाश कर दिया, या फिर बाढ़ के कारण ही हो गया हो। जो भी हो, जैसे ही सिंधु घाटी सभ्यता का विनाश हो जाता है, यानी 2500 से 1750 या 2500 से कभी कभी 1500 भी लिखते हैं, तो 1500 ईसा पूर्व से अब जो है आगे वैदिक सभ्यता का प्रारंभ हो जाता है। ऐसा कहा जाता है कि वैदिक सभ्यता के जो आर्य थे, जो कि आर्य लोग रहते कहाँ थे, ये लोग मध्य एशिया में जो रहते थे, तो वहां से ये घोड़े पर सवार होकर, घुंघराले इनका बाल था, घोड़ा पर सवार था, बलिष्ठ भुजाएं थी, गौर वर्ण था, और इस प्रकार से ये काफी अपने आप को श्रेष्ठ मानते थे। और मध्य एशिया से जब ये एंट्री मारे, ईरान होते हुए भारत में प्रवेश किए, तो यहाँ आकर ऐसा कहा जाता है कि भारत में जो भी लोग रहते थे उसके ऊपर इन्होंने अधिकार प्रारंभ कर लिया। सर्वप्रथम क्या होता है कि आर्य जब मध्य एशिया से प्रवेश करते हुए ईरान के रास्ते से हमारे भारत में आते हैं, तो आने के फलस्वरूप क्या होता है कि वो सबसे पहले अफगानिस्तान में और पंजाब में आकर बस जाते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको जो है एक क्वेश्चन यहाँ से निकल के आता है कि
आर्य सर्वप्रथम कहाँ बसे थे। तो यदि मैं भारत की बात करूं तो आपका उत्तर पंजाब होगा, लेकिन ऐसे अगर पूछा जाए डबल ऑप्शन दिया रहे तो पंजाब और अफगानिस्तान, पंजाब और अफगानिस्तान। तो यहाँ आकर बसते हैं और फिर धीरे धीरे वो अपना प्रोग्रेस करते हैं और पूर्वी भारत यानी पूर्वी भारत गंगा यमुना दो आब क्षेत्र की ओर बढ़ते हैं और फिर कुछ दिनों के बाद धीरे धीरे मध्य भारत में प्रवेश करते हैं। और इस प्रकार से धीरे धीरे करते करते वो चूंकि लड़ाकू प्रवृत्ति के होते हैं, अपने साथ उनका प्रिय पशु घोड़ा भी लेकर आते हैं। उसके बाद वो तलवार से भी परिचित हो जाते हैं और वो काफी लड़ाइयां करते हैं और लड़ाइयों की बदौलत वो पूरे भारतवर्ष को धीरे धीरे अपना कब्जा क्षेत्र में कर लेते हैं और इस प्रकार भारत पर आर्यों का अधिकार हो जाता है। अब यहाँ से कुछ कुछ बातें उभर के आती है, जैसे कि कहा जाता है कि आर्य विभिन्न प्रकार के जो इतिहासकार हैं उनका अलग अलग कहना है कि आर्य आखिरकार आए कहाँ से, आर्य आए कहाँ से। तो आर्य के आने का हम लोग इस चैप्टर में कई सारे इतिहासकारों का बात सुनेंगे कि बाल गंगाधर तिलक जी ने क्या कहा, डॉक्टर संपूर्णानंद जी ने क्या कहा, उसके बाद मैक्स मुलर सबसे मेन आता है, उन्होंने कहा बताया। तो इसका निवास स्थान के बारे में भी हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे और समझेंगे कि आखिरकार जो है ये सब का क्या कहना है कि आर्य कहाँ से आए हैं। अब यहाँ पर कुछ प्रश्न को मैंने यहाँ लिखा है जो कि इम्पोर्टेंट है कि सबसे पहले ये वैदिक सभ्यता जो है हमारा, इसको एक्चुअल में हम लोग दो भागों में बांट के पढ़ते हैं। कितने भागों में बांटते हैं? दो भागों में। अब यहाँ से एक प्रश्न आपके एग्जाम में आ जाता है, आपको परीक्षा में पूछेगा, चलिए आप बताइए कि वैदिक सभ्यता को कितने भागों में बांटा गया। वैदिक सभ्यता को कितने भागों में बांटा गया है? तो वैदिक सभ्यता को दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा? पहला हो गया, आपका उत्तर हो जाएगा दो भाग, सीधा सीधी। अब कौन कौन सा भाग? तो एक भाग हो गया पूर्व वैदिक सभ्यता और दूसरा हो गया उत्तर वैदिक सभ्यता। सभ्यता बोले या काल बोले एक ही बात है। उत्तर वैदिक सभ्यता, पहला पूर्व वैदिक सभ्यता, दूसरा उत्तर वैदिक सभ्यता। अब पूर्व वैदिक सभ्यता को ही ऋग वैदिक सभ्यता भी कहा जाता है। अब बात यहाँ पर ये आती है कि भाई पूर्व वैदिक सभ्यता को आपने ऋग वैदिक सभ्यता क्यों कहा आखिरकार? तो पूर्व वैदिक सभ्यता को ऋग वैदिक सभ्यता इसीलिए कहा जाता है कि पूर्व वैदिक जो समय था, टाइम पीरियड था, 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक, इसी पीरियड में जो है ऋग्वेद की रचना हुई। अब इस पीरियड में सिर्फ एक ऋग्वेद की रचना हुई और यही कारण है कि हम लोग जो है पूर्व वैदिक काल को ऋग वैदिक काल भी कहते हैं, या पूर्व वैदिक सभ्यता को ऋग वैदिक सभ्यता भी कहा जाता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ऋग वैदिक सभ्यता आखिर क्यों कहे, क्योंकि सिर्फ एक वेद ऋग्वेद की रचना होती। अब यहाँ पर एक प्रश्न और एराइज होके आता है कि ऋग्वेद आखिरकार जो है आखिरकार ऐसे पूछेगा कि सर्वप्रथम रचा गया वेद कौन सा है, तो या सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो सबसे पुराना वेद ऋग्वेद, सबसे पहला रचा गया वेद ऋग्वेद। तो इस प्रकार से ऋग्वेद इस समय की रचना हो गई। दूसरा उत्तर वैदिक सभ्यता जो है, उत्तर वैदिक सभ्यता में 3 वेद, उत्तर वैदिक सभ्यता के समय में 3 वेद का प्रादुर्भाव होता है। उत्तर वैदिक काल में 3 वेद रचे जाते हैं। तो ऋग्वेद को छोड़कर बाकी जो 3 हैं, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इनकी रचना उत्तर वैदिक काल में होती है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि उत्तर वैदिक सभ्यता में किन किन वेदों की रचना हुई है। तो आपको पहला ऋग्वेद छोड़ देना है, बाकी ये 3 वेद उत्तर वैदिक काल के रचना माने जाते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग इसको डिवीजन करके पढ़ते हैं। अब वेद का अर्थ क्या होता है? तो वेद का अर्थ है पवित्र ज्ञान, या फिर जानना भी बोलते हैं इसको, मतलब किसी चीज को जानना, अपने आप को जानना। पवित्र ज्ञान श्रेष्ठ। तो आर्य लोग का जो प्रमुख रचना था वो वेद था।
आर्यों का जो प्रमुख रचना था वो क्या था? वेद था। आर्य एक्चुअली आर्य शब्द आया कहां से? तो आर्य जो शब्द है ये एक्चुअल में ईरान के प्राचीन भाषा से आया। आपको पता है, मैंने अभी बताया कि आर्य लोग जो है मध्य एशिया से, ईरान से होते हुए यहाँ प्रवेश किए, यानी ईरान से संबंध तो रहा है। तो ईरान में जो ईरान का जो प्राचीन भाषा है वहां पर आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है, ऐसा देखा गया है, और वहीं से आर्य जैसे शब्द का आगमन हुआ। तो आपके एग्जाम में यदि पूछे कि आर्य शब्द का संबंध कहां से है, तो ईरान की प्राचीन भाषा से आर्यों का संबंध है। और आर्य का अर्थ क्या होता है? तो आर्य का अर्थ हो जाता है कि श्रेष्ठ कुल में उत्पन्न, यानी आर्य का जो है आप मोटा मोटी तौर पर अर्थ रख सकते हैं कि श्रेष्ठ। आर्य का क्या अर्थ है, और ये परीक्षा में आया हुआ है। ये छोटी छोटी बातें हैं मेरे प्यारे बंधुओं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है और यही सब परीक्षाओं में आया करती है। तो आर्य का अर्थ क्या हो गया? तो श्रेष्ठ हो गया। आर्य का अर्थ उत्तम हो गया। आर्य का अर्थ कुलीन हो गया। इस प्रकार से आर्य का शाब्दिक अर्थ जो है वो श्रेष्ठ बताना है, यानी आर्य अपने आप को एक श्रेष्ठ जाति कहा करते थे। ऐसा मानना किसका है? यहाँ से ये भी क्वेश्चन आता है कि कौन से इतिहासकार ने जो है आर्यों को श्रेष्ठ जाति के रूप में संबोधित कर दिया? तो एक यूरोपीय इतिहासकार थे जिनका नाम था मैक्स मूलर, और ये मैक्स मूलर जो थे वही आर्यों को एक जाति के रूप में भी दिखा दिए, और वही ये भी कह दिए कि आर्य का अर्थ श्रेष्ठ होता है। मैक्स मूलर जो यूरोप के इतिहासकार थे, उन्होंने आर्यों को एक जाति के रूप में दिखाया और बताया कि आर्य का अर्थ श्रेष्ठ होता है। तो इस प्रकार से जो है आर्य की थोड़ी सी शब्द की जो व्युत्पत्ति कहाँ से हुई, इसका क्या राज है, इसको हम लोगों ने देखा है। अब भारत में सिंधु, आप यहाँ से देखिए जो पढ़ाए हैं उसमें से एक क्वेश्चन ये भी है कि भारत में सिंधु घाटी सभ्यता की समाप्ति के बाद किस नई सभ्यता का आगमन हुआ है? तो सिंधु घाटी जैसे ही समाप्त होता है उसके बाद शुरू हो जाता है वैदिक सभ्यता। अगर आपसे पूछे कि भारत की सबसे पुरानी सभ्यता कौन है, तो हमारा उत्तर होगा सिंधु घाटी सभ्यता। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता का जब तक उत्खनन नहीं हुआ था, उसके पहले यहाँ के लोग यह सोचते थे कि भारत की जो सबसे पुरानी सभ्यता है वो वैदिक सभ्यता है, लेकिन ये मानना गलत हो गया। पुरातात्विक साक्ष्य से यह प्रूफ हो गया कि भारत की सबसे जो पुरानी सभ्यता है वो सिंधु घाटी सभ्यता है, और सिंधु घाटी सभ्यता के बाद वैदिक सभ्यता आई। और वैदिक सभ्यता के बारे में जब आगे हम लोग इसका सामाजिक स्थिति का वर्णन पढ़ेंगे, तब हम ये देखेंगे कि वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता है। अब वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी, तो इसका मतलब है कि इसके पहले जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो तो नगरीय सभ्यता थी। तो जो आदमी नगर का निर्माण कर लेगा, क्या वो गांव का निर्माण करेगा? नहीं। इसका मतलब है कि आर्य जो है उन्होंने सिंधु घाटी का निर्माण किया है, ये गलत बात है। इससे ये प्रूफ होता है कि सिंधु घाटी का जो निर्माण है वो आर्यों ने नहीं किया है, और इसी कारण से इस सिद्धांत को स्वीकार नहीं किया जाता है ज्यादातर इतिहासकारों के द्वारा कि सिंधु घाटी का निर्माण आर्यों ने किया है। हाँ, वैदिक सभ्यता का निर्माण आर्यों ने किया है। तो आपसे यहाँ पर एक प्रश्न फिर बन जाता है कि वैदिक सभ्यता के निर्माणकर्ता कौन है? तो आपका उत्तर क्या होगा? आर्य। क्या होगा? आर्य। तो वैदिक सभ्यता के निर्माणकर्ता कौन हो गए? आर्य। और ये भी एक प्रश्न पूछा जाता है कि वैदिक सभ्यता के निर्माता कौन है? आर्य। तो ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसको आप जरूर याद रखें। वेद का अर्थ क्या होता है, ये परीक्षा में कई बार पूछा गया है, इसको आप जरूर याद रखें। अब ये ऋग वैदिक काल का पीरियड पूछा गया है, ये आप जरूर याद रखें। उत्तर वैदिक सभ्यता का पीरियड कई बार पूछा गया, ये आप जरूर याद रखें। ये सारे के सारे इम्पोर्टेंट चीज हैं। इसके अलावा इन वैदिक सभ्यता के बारे में, इस आर्य जाति के बारे में हम लोगों को जो जानकारी प्राप्त होती है वो एक्चुअल में कहाँ से होती है?
तो वैदिक सभ्यता के बारे में जो हम लोगों को जानकारी प्राप्त होती है वो मुख्य रूप से ऋग्वेद से होती है। यानी कि आर्यों के संबंध में जानकारी प्राप्त करने का जो मुख्य स्रोत है वो कौन सा है, तो वो है ऋग्वेद, यानी हमारा सबसे पुराना वेद। ऋग्वेद को पढ़ने के बाद ही हम लोग आर्य के बारे में जाने, आर्य के बारे में समझे, आर्य की स्थिति के बारे में जानकारी मिली ऋग्वेद के पढ़ने के बाद ही। यानी आर्य को जानने का मुख्य स्रोत कौन सा हो गया, ऋग्वेद। परंतु आर्य को जानने का स्रोत सिर्फ ऋग्वेद ही नहीं है, इसके अलावा आर्य को जानने का अन्य सारा स्रोत जो है वो पुरातात्विक साक्ष्य भी है। उसके अलावा पुरातात्विक साक्ष्य के अलावा आर्य के संबंध में जो जानकारी हमको चाहिए, जो जानकारी हमको हासिल हुई है, वो सिर्फ ऋग्वेद ही नहीं है, सिर्फ पुरातात्विक साक्ष्य ही नहीं है, बल्कि ईरान का जो एक ग्रंथ है, ईरान का एक ग्रंथ ही नहीं बल्कि ईरान का जो एक पवित्र धर्म ग्रंथ है, जो कि सबसे पवित्र धर्म ग्रंथ है, यानी ईरान के सबसे जो पवित्र धर्म ग्रंथ है। आपको ये भी पूछ सकता है कि ईरान का सबसे पवित्र धर्म ग्रंथ कौन सा है, बताइए बताइए, नहीं ना बताइएगा, हम बताते हैं। ईरान का सबसे पवित्र धर्म ग्रंथ है जेंद अवेस्ता। कौन सा, जेंद अवेस्ता। तो जेंद अवेस्ता में भी आर्य की जानकारी मिलती है। तो इस प्रकार से आपको कितनी चीजें हो गई, आर्य के संबंध में जानकारी प्राप्त करने का कितना स्रोत हो गया, पुरातात्विक साक्ष्य, साहित्यिक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत। अब साहित्यिक स्रोत में आप ऋग्वेद को ले सकते हैं, साहित्यिक स्रोत में आप विदेश से जेंद अवेस्ता को उठा सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है ऋग्वेद की जानकारी हमें जो है कई प्रकार के चीजों से मिलती है। यहाँ मैंने इस क्वेश्चन को किया है कि भारत में आर्य की जानकारी का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है, ऋग्वेद। आर्यों की जानकारी किस ईरानी ग्रंथ से मिलती है, तो जेंद अवेस्ता से। इस प्रकार से जो है आप इस क्वेश्चन को जो है याद रख सकते हैं। अगर हम लोग आर्य सभ्यता और वैदिक और सिंधु घाटी सभ्यता जो है इसके कुछ इसमें बेसिक अंतर यदि हम लोग देखने की कोशिश करें तो हम ये देखते हैं कि सिंधु घाटी जो सभ्यता थी वो एक नगरीय सभ्यता थी और वैदिक जो सभ्यता है ये वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी। तो पहला अंतर ये हो गया कि सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी और वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी। दूसरी बात है कि सिंधु घाटी जो सभ्यता है उसका हमारे देश भारत पर उतना विशेष प्रभाव नहीं रहा, जबकि वैदिक सभ्यता का हमारे भारत देश पर बहुत ही गहरा प्रभाव रहा है। और ऐसा प्रभाव रहा है कि आर्य जो है इतना ज्यादा जो है भारत देश को प्रभावित किए हैं, इतना ज्यादा हमारा जो सिविलाइजेशन है वो ये वैदिक सिविलाइजेशन से इफेक्टेड हुआ है कि आर्य को भारतीय संस्कृति का जो है एक तरह से जनक कहा जाने लगा, संस्थापक कहा जाने लगा। और यहाँ से परीक्षा में भी क्वेश्चन आ जाया करता है कि भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति का संस्थापक किसे कहते हैं, तो आर्य को कहते हैं। तो भारतीय सभ्यता और संस्कृति का संस्थापक आर्य को कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है, क्योंकि आर्य के द्वारा जो वेद बनाए गए, जो अन्य यज्ञ के कर्मकांड किए गए, अन्य जो उनका संस्कृति था वो अभी तक हमारे देश भारत की संस्कृति में रचा बसा हुआ है और चल रहा है कि अभी भी हम लोग यज्ञ को मानते हैं, कर्मकांडों को मानते हैं और वेद के अनुसार कहे गए चीजों पर चलने की कोशिश करते हैं और चलते हैं। यही कारण है कि आर्य को भारतीय सभ्यता और संस्कृति का जनक माना जाता है। तो यहाँ पर मैंने अभी तक जो पढ़ाया उसमें से कुछ प्रश्न जो कि आते हैं एग्जाम में उसको शॉर्टलिस्टेड किया है कि आर्य का अर्थ क्या होता है। तो आर्य का अर्थ आप श्रेष्ठ याद रख सकते हैं, या कुलीन या उत्तम या उत्कृष्ट या श्रेष्ठ कुल में उत्पन्न, अलग अलग प्रकार से, यानी सबका आशय है उत्तम, अच्छा, श्रेष्ठ। दूसरा, आर्य शब्द कहाँ से लिया गया है, तो ईरान की प्राचीन भाषा से।
भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति का संस्थापक कौन है? तो आर्य है। भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति का संस्थापक आर्य है। अब श्रेष्ठ जाति सर्वप्रथम किस विद्वान ने 1853 ईस्वी में आर्य शब्द का प्रयोग श्रेष्ठ जाति के आशय से किया था? तो बताया हूं आपको कि मैक्स मूलर। ये मैक्स मूलर का आर्य का हिस्ट्री पढ़ते हैं तो मैक्स मूलर को अवश्य याद करते हैं, क्योंकि मैक्स मूलर का आर्य को बताने में बहुत ही बड़ा योगदान रहा है। ये एक यूरोपीय इतिहासकार थे। आर्यों को एक जाति के रूप में संबोधित करने वाले पहले यूरोपियन कौन थे? मैक्स मूलर थे। तो इन क्वेश्चन को हम लोग याद रखेंगे। आर्यों की पहचान किस जाति से की गई है? नार्डिक प्रजाति से। ये भी परीक्षा में आता है और लुसेंट में लिखा हुआ है, इसलिए आप इसको याद रखें कि आर्यों की पहचान जो है किस प्रजाति के रूप में की जाती है। तो आर्यों की जो पहचान है वो नार्डिक प्रजाति के रूप में की जाती है। तो अब आगे आर्य का निवास स्थान, जैसा मैंने बताया कि ये जो मैक्स मूलर हैं ये बहुत ही नामी इतिहासकार रहे हैं आर्य के संबंध में। तो मैक्स मूलर जो है वो कहते हैं कि आर्य मध्य एशिया से आए हैं, यानी आर्यों का निवास स्थान मध्य एशिया है। तो हम लोग याद रखेंगे कि मध्य एशिया किसके अनुसार आर्य का मूल निवास स्थान था? तो मैक्स मूलर के अनुसार। किस इतिहासकार ने मध्य एशिया को आर्यों का निवास स्थान बताया है? तो मैक्स मूलर ने। मैक्स मूलर के अनुसार आर्य कहां से आए थे? मध्य एशिया से। तो इस प्रकार से क्वेश्चन ट्विस्ट जैसे भी करे आपको याद रखना है। अब हम थोड़ा सा इससे रिलेटेड जो परीक्षाओं में आते हैं जीके, वैदिक साहित्य से थोड़ा अलग, उसको भी लेके चल रहे हैं कि मध्य एशिया का देश कौन कौन सा है, ये आपको याद रखना है जीके के दृष्टिकोण से। तो मध्य एशिया में कुल मिला के 5 देश मुख्य रूप से आते हैं। 5 देश जो आते हैं सब में तान लगा हुआ है। सारे तान वाला देश को आप याद रख सकते हैं। इसमें कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिजस्तान और ताजिकिस्तान। तो वाला 2 है तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान। मध्य एशिया के 2 देश तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान। तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान। तो वाला 2 है तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान। तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान। उसके बाद एक आ गया उज्बेकिस्तान और किर्गिजस्तान। उज्बेकिस्तान और किर्गिजस्तान। और एक ये कजाकिस्तान, यानी 2 क वाला है कजाकिस्तान, किर्गिजस्तान। कजाकिस्तान, किर्गिजस्तान। 2 त वाला है तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान। एक है उज्बेकिस्तान। क वाला 2 हुआ कजाकिस्तान, किर्गिजस्तान। कजाकिस्तान, किर्गिजस्तान। त वाला 2 हुआ तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान। तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान। और एक बच गया उज्बेकिस्तान, जिसकी राजधानी ताशकंद है। और ये कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि ताशकंद की राजधानी कौन सी है। यानी ये मध्य एशिया के 5 देश तो आपको याद रखना है, साथ ही इसकी राजधानी भी इम्पोर्टेंट है, जिसमें इसमें सबसे ज्यादा बार परीक्षा में आया है कि उज्बेकिस्तान की राजधानी कहाँ है? ताशकंद। दूसरा, कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना थी, जो कि पुराना राजधानी है और अब बन गया है नूर सुल्तान। ये भी आपके परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो ये दोनों जो है आप याद रखें कि कजाकिस्तान की राजधानी नूर सुल्तान, कजाकिस्तान की पुराना राजधानी अस्ताना, कजाकिस्तान का नया राजधानी नूर सुल्तान, कि उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद। और ये सब भी परीक्षा में पूछता है, इसको भी याद रखें। तुर्कमेनिस्तान अशगाबाद, किर्गिजस्तान बिश्केक, ताजिकिस्तान दुशानबे। ये दोनों जो है इसके बनिस्पत ये दोनों ज्यादा बार परीक्षा में पूछा गया है। ये दोनों, ये थोड़ा कम पूछा हुआ देखे हैं, लेकिन ये दोनों भी बहुत बार पूछा गया है। सबसे ज्यादा उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद पूछा गया है, फिर कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना और नया में नूर सुल्तान। ये तीनों ज्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद ये दोनों इम्पोर्टेंट है, फिर ये इम्पोर्टेंट है। तो इस प्रकार से आप इसको याद रख सकते हैं कि मध्य एशिया के देश। अब हम मैक्स मूलर के अलावा दूसरे जो इतिहासकार हैं उसके अनुसार देखते हैं कि आर्य जो है कहाँ से आए हैं। अब दूसरा जो वैदिक सभ्यता के बारे में जो है आर्य के संबंध में,
दयानंद सरस्वती जी का कहना है कि आर्य तिब्बत से आए हैं। मैक्स मूलर का कहना था कि आर्य मध्य एशिया से आए हैं। ये स्वामी दयानंद सरस्वती जी का कहना है कि आर्य जो है वो तिब्बत से आए। और ये मैंने इसलिए लिखा है कि ये सब एग्जाम में पूछा गया है। सबसे अधिक ज्यादा पूछा जो जाता है वो मैक्स मूलर के अनुसार आर्य कहाँ से आए, तो मध्य एशिया से। और वही सबसे ज्यादा माना भी जाता है, सबसे ज्यादा मतलब कि उसको इतिहासकार मानते हैं। तो आप लोग ये याद जरूर रखें कि आर्य कहाँ से आए, तो मध्य एशिया से। और किसके अनुसार, तो किसके अनुसार, मैक्स मूलर के अनुसार। अब दयानंद सरस्वती के अनुसार जो है ये आर्य तिब्बत से आए, भारत के जस्ट बगल वाला तिब्बत से आए, ये दयानंद सरस्वती का कहना है। बाल गंगाधर तिलक का कहना है कि ये उत्तरी ध्रुव आर्कटिक प्रदेश से आए। क्वेश्चन में, परीक्षा में आया हुआ है कि आर्कटिक होम्स का सिद्धांत किसने दिया, यानी आर्यों का जो निवास स्थान है आर्कटिक होम किस इतिहासकार के द्वारा माना जाता है, तो बाल गंगाधर तिलक। आर्कटिक होम्स से संबंधित है बाल गंगाधर तिलक। तो आप ये याद रखें कि बाल गंगाधर तिलक के अनुसार उत्तरी ध्रुव आर्कटिक प्रदेश जो है वो आर्य उधर से ही आए हैं, ऐसा बाल गंगाधर तिलक का कहना था। एक विलियम जोन्स है, इन्होंने कहा है कि यूरोप से आए। आर्य कहाँ से आए, यूरोप से। ये विलियम जोन्स कहते हैं, चूंकि विलियम जोन्स यूरोप वाला नाम है, देखिए, तो यूरोप से ये बता दिया कि यूरोप से आर्य आए हैं। आर्य कहाँ से आए, यूरोप से। कौन बोला, यूरोप वाला, यानी विलियम जोन्स बोला। अब हमारे बाल गंगाधर तिलक साहब बोले कि ऊपर उत्तरी ध्रुव से आया है, सबसे ऊपर उत्तरी ध्रुव से आया है आर्कटिक प्रदेश से। तो आप याद रखिए कि बाल गंगाधर तिलक सबसे ऊपर बता दिया, आर्कटिक प्रदेश उत्तरी ध्रुव से आया। दयानंद सरस्वती पहाड़ पर, दयानंद सरस्वती समझिए कि ये आध्यात्मिक आदमी थे, पहाड़ पर रहते होंगे, तो पहाड़ में तिब्बत आ गया जहाँ की भोले बाबा है, तो यहाँ से आए। इन्होंने कह दिया कि आर्य वहीं से आए, उनको ऐसा ज्ञान हुआ कि आर्य जो है वो तिब्बत से आए। अब बाल गंगाधर तिलक सबसे टॉप, भारत जो है वो उत्तरी ध्रुव आर्कटिक प्रदेश से बता दिया। अब ये विलियम जोन्स यूरोप का बोला कि यूरोप से आया। कहाँ से आ गया, यूरोप से। मैक्स मूलर बोल दिया कि मध्य एशिया से आया है। अब ऋग्वेद में जो है आर्यों के बारे में जानकारी लिखी हुई है। ऋग्वेद में यह लिखा हुआ है कि आर्य कहाँ से आए हैं। तो इस चीज को जो मानते हैं उन मानने वालों में एक अविनाश चंद्र दास जी आता है नाम। तो अविनाश चंद्र दास जी जो है उनका कहना है, उन्होंने ऋग्वेद को स्रोत माना है, ऋग्वेद पढ़े और ऋग्वेद के अनुसार उन्होंने स्रोत उठाया और कहा नहीं, आर्य सप्त सैंधव क्षेत्र से आ गए, सप्त सैंधव प्रदेश से आ गए। तो सप्त सैंधव प्रदेश के अंतर्गत कौन सा आता है, जहाँ से 7 नदियां जहाँ पर प्रवाहित होती है उस क्षेत्र को सप्त सैंधव क्षेत्र कहा जाता है। 7 नदियां जहाँ प्रवाहित होती है। हालांकि इसके अलावा भी 2 और नदियों का वर्णन है, लेकिन मुख्य रूप से सप्त सैंधव प्रदेश में ये 7 नदियां हैं। ये 7 नदियां होने के कारण जो है, और इसमें मुख्य सिंधु नदी है, इसीलिए इसको सप्त सैंधव क्षेत्र कहा गया है। और ये ऋग्वेद का स्रोत है। ये अविनाश चंद्र दास जो है ऋग्वेद के स्रोत मानते हुए सप्त सैंधव क्षेत्र से आर्यों का मूल आना बताते हैं कि आर्यों का मूल निवास स्थान कहाँ है, सप्त सैंधव क्षेत्र। अब देखिए सप्त सैंधव जो क्षेत्र है, तो 7 नदियों का नाम आपको याद रहना चाहिए। सप्त सैंधव क्षेत्र में जो 7 नदियां हैं उसको आप लोग ध्यान में रखिए। सिंधु, सरस्वती, शतुद्री, विपाशा, परुष्णी, वितस्ता, अस्किनी। कौन कौन हो गया, सिंधु सरस्वती आपको याद रहेगा। सिंधु सबसे ज्यादा बार ऋग्वेद में प्रयोग किया गया है, सरस्वती सबसे पवित्र नदी ऋग्वेद की थी, तो सिंधु सरस्वती याद रहेगा। दूसरा शतुद्री, शतुद्री जो है उसका नया नाम पूछा जाता है एग्जाम में, इसीलिए मैंने सतलज भी लिखा है। ये आप याद रखें कि शतुद्री का ही नया नाम, आधुनिक नाम क्या है, सतलज। शतुद्री का ही आधुनिक नाम क्या है, सतलज। दूसरा विपाशा या ब्यास, ये भी पुरानी नदी है, तो विपाशा का आधुनिक नाम क्या है, ब्यास। विपाशा का आधुनिक नाम ब्यास, शतुद्री का आधुनिक नाम सतलज। सिंधु सरस्वती शतुद्री विपाशा, सिंधु सरस्वती शतुद्री विपाशा, 4 नदी हो गई। दूसरी परुष्णी, वितस्ता, अस्किनी, परुष्णी, वितस्ता, अस्किनी।
परुष्णी का नया नाम, आधुनिक नाम क्या है? राबी। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, आप इसको जरूर याद रखें कि परुष्णी का आधुनिक नाम राबी। वितस्ती वाला भी, वितस्ता का नया नाम कई बार एग्जाम में आया है। वितस्ता का नया नाम क्या है? झेलम। वितस्ता का नया नाम, आधुनिक नाम क्या है? झेलम। आप इसको जरूर याद रखें। अस्किनी नदी का नया नाम कई बार आया है एग्जाम में। अस्किनी का नया नाम क्या है? आधुनिक नाम क्या है? चेनाब। तो इस प्रकार से आप जो है यहाँ पर 4 नदी, सिंधु सरस्वती शतुद्री बिपाशा, सिंधु सरस्वती शतुद्री बिपाशा और बाकी 3 परुष्णी वितस्ता अस्किनी, परुष्णी वितस्ता अस्किनी को याद रखे हैं। तो इस प्रकार से 7 नदी का जो क्षेत्र था, इन्हीं क्षेत्रों से जो है हमारे आर्य आए हैं, ऐसा कहना है अविनाश चंद्र जी का। और यही ऋग्वेद भी मानता है, यही ऋग्वेद भी मानता है। अब वैदिक सभ्यता जो है, इसका एक आर्य, वैदिक सभ्यता के निर्माणकर्ता आर्य थे और यही कारण है कि वैदिक सभ्यता का एक अलग नाम आर्य सभ्यता भी रखा गया है। वैदिक सभ्यता का जो और नाम है वो आर्य सभ्यता रखा गया है। मैंने आपको पहले ही बताया कि आर्य जब आए थे तो घोड़ा से चढ़कर आए थे, गोरा रंग था, बलिष्ठ थे, बाहुबली भुजाओं वाले थे, घुंघराले लंबे बाल हुआ करते थे उनके। तो चूंकि घोड़ा से ही वो अपना युद्ध लड़ाई किया करते थे, यही कारण है कि सबसे जो प्रमुख पशु था उनका वो घोड़ा था। यानी मेन रूप से उनका प्रमुख पशु में घोड़ा था, लेकिन पवित्र पशु गाय था उनके लिए। पवित्र पशु क्या था? गाय। गाय एक्चुअल में उस समय जो है वो संपत्ति हुआ करती थी। गाय जो है ये क्या हुआ करती थी? तो आर्यों की मुख्य संपत्ति हुआ करती थी। गाय के लिए जो है, गाय के लिए युद्ध होता था, जिसके लिए गविष्टि शब्द का प्रयोग किया जाता था। और गाय की खोज में, गाय को बचाने के लिए, गाय का खोज करने के लिए, गोधन को इकट्ठा करने के लिए वो लोग लंबी लंबी लड़ाइयां लड़ते थे। कबीले वर्ग में रहा करते थे वो लोग, और आपस में जो उनमें झगड़ा होता था, उनमें मुख्य रूप से गाय के लिए ही झगड़ा होता था। जैसे अभी विशेष तौर पर झगड़ा क्यों होता है? अभी होता है आदमी को पैसा के लिए और जमीन के लिए खास करके झगड़ा होता है, लेकिन ऐसी बात ऋग काल में नहीं थी। वैदिक काल में जमीन का, पैसा का कोई महत्व नहीं था। उस समय अगर महत्व था तो वो सिर्फ गाय का महत्व था। गाय को सबसे बड़ी संपत्ति मानी जाती थी और गाय के लिए आदमी अपना जान तक कुर्बान कर देते थे। आदमी ही नहीं, लोगों का समूह जाता था लड़ाई करने के लिए और गाय को बचा के लाता था। गाय को एकत्र किया जाता था और उसी से गोत्र की उत्पत्ति होती है। जैसे अभी गोत्र का कहने का अर्थ होता है कि हम किस कुल के हैं, हमारा मूल पुरुष कौन है, हम किसके वंशज हैं। लेकिन उस समय वैदिक सभ्यता में गोत्र का अर्थ होता था कि गाय को इकट्ठा करना, गोधन को इकट्ठा करना। तो इस प्रकार से जो है गाय को लोग बहुत पवित्र मानते थे। और गाय के लिए आगे पढ़ाएंगे कि अघन्या शब्द का इस्तेमाल किया जाता था, यानी नहीं मारे जाने योग्य। यदि गाय को कोई मार देता था या गाय को यदि भयंकर रूप से जो है उसको चोट पहुंचा दिया जाए, उसका खरोच लगा दिया जाए, तो उसको फांसी या मृत्यु दंड तक की सजा हो जाती थी। तो इस प्रकार से गाय का बहुत ही अधिक महत्व रहा है इस वैदिक सभ्यता में। और अब हम लोग धीरे धीरे जो है वैदिक सभ्यता के अंदर प्रवेश करते जा रहे हैं। मैंने अभी छोटा सा इंट्रोडक्शन वैदिक सभ्यता को दिया है। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक दिन ऐसा आएगा, आप मेरा वीडियो देखते रहिए, मैं आपको पूरा भरोसा दिलाता हूँ कि वैदिक सभ्यता से संबंधित जितने भी प्रश्न परीक्षाओं में आते हैं वो सारे के सारे प्रश्न आपको टेकअप हो जाएंगे। मगर इसके लिए आवश्यकता है कि आप वीडियो को बार बार देखें, अपने पास एक पेन और कलम रखें। उसके अलावा जो है आप उसमें नोट डाउन करें अपने कॉपी में। उसके साथ साथ आप NCERT 11th का बुक पढ़ सकते हैं अथवा लुसेंट को साथ में रख के उसको पढ़ सकते हैं। और अन्य जो आपको अच्छा लगे वो भी आप जो है कोई एक बेसिक बुक उठाकर पढ़ सकते हैं। आपको क्योंकि अलग से भी थोड़ा पढ़ते रहना चाहिए, सेट प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। सेट में आप जब इनके क्वेश्चन को देखिएगा
तब बनाइएगा, तभी आपको पूरी तरह से याद होगा। खास करके बार बार रिपीट करके वीडियो को आपको सुनना है, ताकि सुनते सुनते ही आपको बहुत सारी बातें याद हो जाए। क्योंकि बहुत सारी चीजों को हम यहाँ लिख नहीं पाते हैं, लेकिन हम बोलते जरूर हैं। तो यदि आप कहानी दिमाग में सेट कर लीजिए तो आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी। तो अब जो है हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में वैदिक सभ्यता के आगे के भाग को देखेंगे, और उसमें ये देखेंगे कि वैदिक सभ्यता को 4 भागों में बांटेंगे, और 4 भागों में इसके जीवन क्षेत्र को पूरा 4 भाग में डिवाइड करके अलग अलग भाग का सेपरेट रूप में हम लोग विस्तृत डिटेल से अध्ययन किया करेंगे। तो अब इसी के साथ मैं आज का क्लास समाप्त यह कहते हुए आशा विश्वास के साथ करता हूं कि आप लोग को यदि वीडियो पसंद आ रहा है मेरा, तो आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक दोस्त को इस वीडियो का फायदा हो और प्लस मुझे सपोर्ट मिले, पावर मिले। मैं नए वीडियो को एक नए उल्लास के साथ लेकर आऊं, इसी शुभकामना के साथ आज का वीडियो यहीं पर मैं समाप्त करता हूं। थैंक्स फॉर नेक्स्ट वीडियो एंड वेलकम फॉर नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स बच्चों।